द मर्चेंट ऑफ वेनिस। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां चारों ओर नहरें हैं, पानी पर चलती नावें हैं, दूर दूर तक व्यापार करने वाले जहाज हैं और बाजार हमेशा लोगों से भरे रहते हैं। यही है वेनिस, जहां हमारी कहानी शुरू होती है। इस कहानी का मुख्य पात्र है एंटोनियो। वह एक धनी व्यापारी है। उसके जहाज दुनिया के अलग अलग देशों में व्यापार करते हैं। लेकिन एंटोनियो केवल अमीर ही नहीं, बल्कि बहुत दयालु और उदार भी है। उसका सबसे प्रिय मित्र है बेसानियो। बेसानियो एक युवा कुलीन है, जिसे पोर्सिया नाम की अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धनवान युवती से प्रेम हो जाता है। पोर्सिया बेलमोंट में रहती है। बेसानियो उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन उसके पास यात्रा करने और अपने योग्य सम्मान के साथ उसके सामने जाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। वह अपने मित्र एंटोनियो से सहायता मांगता है। एंटोनियो अपने मित्र की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन इस समय उसका सारा धन समुद्र में चल रहे जहाजों में लगा हुआ है। इसलिए वह शाइलॉक नाम के एक यहूदी साहूकार से 3000 ड्यूकेट उधार लेने का निर्णय करता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। शाइलॉक और एंटोनियो एक दूसरे से घृणा करते हैं। एंटोनियो ने कई बार सार्वजनिक रूप से शाइलॉक का अपमान किया है, क्योंकि वह लोगों से ब्याज लेकर पैसे उधार देता है। दूसरी ओर शाइलॉक वर्षों से इस अपमान को सहता आया है और उसके मन में बदले की आग जल रही है। शाइलॉक एक अजीब सी शर्त रखता है। यदि एंटोनियो समय पर ऋण नहीं चुका पाया, तो शाइलॉक उसके शरीर से 1 पाउंड मांस काटने का अधिकार रखेगा। एंटोनियो को अपने जहाजों पर पूरा विश्वास है। वह बिना सोचे समझे इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता है। उधर बेसानियो बेलमोंट पहुंचता है। पोर्सिया के पिता ने अपनी मृत्यु से पहले एक विचित्र परीक्षा रखी थी। जो भी व्यक्ति पोर्सिया से विवाह करना चाहता, उसे 3 संदूकों सोने, चांदी और सीसे में से सही संदूक चुनना होता। केवल एक संदूक में पोर्सिया का चित्र रखा था। कई राजकुमार सोने और चांदी के चमकदार संदूक चुनते हैं, क्योंकि वे बाहरी चमक-दमक से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन बेसानियो लालच नहीं करता। वह साधारण दिखने वाला शीशे का संदूक चुनता है। उसी में पोर्सिया का चित्र होता है और वह प्रतियोगिता जीतकर पोर्सिया से विवाह कर लेता है। इसी बीच पोर्टिया की सहेली नेरिसा भी बेसानियो के मित्र ग्रेशियानो से विवाह के लिए तैयार हो जाती है। चारों ओर खुशियों का माहौल है। लेकिन तभी एक दुखद समाचार आता है। समुद्र में एंटोनियो के जहाजों के डूब जाने की खबर फैल जाती है। अब उसके पास ऋण चुकाने के लिए धन नहीं बचता। ऋण चुकाने की अंतिम तिथि भी निकल जाती है। शाइलॉक अब किसी भी कीमत पर पैसा नहीं लेना चाहता। लोग उसे मूलधन से 3 गुना अधिक राशि देने की पेशकश करते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। उसे केवल अपना बदला चाहिए। मामला वेनिस की अदालत में पहुंचता है। बेसानियो और पोर्सिया भी वेनिस लौटते हैं। लेकिन पोर्सिया अपनी असली पहचान छिपाकर एक युवा वकील बाल्थाजार का रूप धारण करती है और अदालत में पहुंचती है। सबसे पहले वह शाइलॉक से दया दिखाने की विनती करती है। वह कहती है कि दया किसी पर थोपी नहीं जा सकती। यह तो वर्षा की तरह स्वाभाविक रूप से बरसती है। दया करने वाला भी महान बनता है और जिस पर दया की जाती है वह भी धन्य हो जाता है। लेकिन शाइलॉक का हृदय नहीं पिघलता। तब पोर्सिया कानून की ओर ध्यान देती है।
वह घोषणा करती है कि अनुबंध के अनुसार शाइलॉक को वास्तव में एंटोनियो के शरीर से 1 पौंड मांस काटने का अधिकार है। लेकिन अनुबंध में कहीं भी खून बहाने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि मांस काटते समय एक भी बूंद खून गिरती है या 1 पौंड से जरा सा भी अधिक या कम मांस कटता है तो शाइलॉक स्वयं कानून का अपराधी बन जाएगा। शाइलॉक स्तब्ध रह जाता है। अब वह पैसा लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अदालत उसकी बात नहीं मानती। उल्टे उसे वेनिस के नागरिक की हत्या का प्रयास करने का दोषी माना जाता है। उसकी अधिकांश संपत्ति जब्त कर ली जाती है और वह पराजित होकर अदालत से चला जाता है। एंटोनियो की जान बच जाती है। कुछ ही समय बाद यह सुखद समाचार मिलता है कि एंटोनियो के जहाज, जिन्हें सबने डूबा हुआ समझ लिया था, सुरक्षित वापस लौट आए हैं। सभी मित्र फिर से मिलते हैं और कहानी सुखद अंत तक पहुंचती है। लेकिन द मर्चेंट ऑफ वेनिस केवल एक व्यापारी, एक ऋण और एक मुकदमे की कहानी नहीं है। यह हमें सच्ची मित्रता, प्रेम, न्याय, दया, प्रतिशोध, पूर्वाग्रह, त्याग, बाहरी दिखावे और वास्तविकता के अंतर तथा कानून और मानवता के बीच संघर्ष जैसे गहरे विषयों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है।